Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग इयत्ता 10वीं मराठी अक्षर भारती का 15वां पाठ खरा नागरिक ये पढ़ने वाले हैं, जो लिखा गया है सुहास बारटक्के द्वारा। मराठी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है ये, इनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। एक अच्छा और सच्चा नागरिक कैसे बनना है, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के प्रति क्या करना चाहिए, एक नागरिक होते हुए हमारे क्या कर्तव्य है, ये बहुत ही अच्छी तरह से इस पाठ में लेखक ने बताया है, सुहास बारटक्के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। खरा नागरिक, खरा मतलब सच्चा। एक सच्चा नागरिक क्या होता है, इसकी क्या कर्तव्य होते हैं, ये हम देखेंगे। प्रसिद्ध इनके बारे में कुछ जानते हैं। सुहास बारटक्के जी, जिनका जन्म 1955 में हुआ है। ये कौन थे, देखिए। प्रसिद्ध लेखक, ये कौन है, प्रसिद्ध लेखक है ये, पत्रकार भी है। वडापाव, कोकणातल्या आडवाटा, कोकणातली देवालये, कोकण निसर्गयाग, साद मयूराची इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध, ये सभी किताबें इनकी बहुत प्रसिद्ध है, प्रकाशित हुई है और प्रसिद्ध भी है। किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिकांमधून विपुल लेखन, इन सभी मैगजीन्स में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे लेख लिखे हैं। उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त, इनको उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुहास बारटक्के जी। तो प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासायचे नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात, हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केले आहे। इस पाठ में एक व्यक्तिरेखा है निरंजन। निरंजन एक ऐसा लड़का है जो स्कूल जाता है, स्कूल जाने वाला एक बच्चा है। इस व्यक्तिरेखा से लेखक ने यहाँ पर ये बताया है कि जब भी हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। इतिहास है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मराठी, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, खास करके नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स। तो इसमें जो मूल्य हमारे लिए बताई है, मतलब जो भी कर्तव्य हमारे बताए हैं, ये सभी बातें हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वहाँ पर सिर्फ उनका अध्ययन करने के लिए ये सब टॉपिक्स हमें नहीं दिए गए हैं, बल्कि हमारे दैनंदिन जीवन में भी इसका उपयोग हमें करना है। मतलब ये जो मूल्य यहाँ पर बताए गए हैं, इन सभी मूल्यों का अपने दैनंदिन जीवन में, दैनंदिन व्यवहार में इसे लाना है, इसका यूज़ करना है। समाज के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें हमें अपने रोज़ के लाइफ में इसका यूज़ करना है। ये सभी बातें इन्होंने इस निरंजन की व्यक्तिरेखा जो है इसके द्वारा बताई है। निरंजन एक ऐसा लड़का है जो स्कूल जाता है। निरंजन ने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय है। इस कैरेक्टर ने जो प्रसंगावधान दिखाया है, प्रसंगावधान मतलब टाइम पे जो एक्टिव ये हो गया था काम करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम इसने यहाँ पर किया है। देखिए, अभी लेसन शुरू करते हैं, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। निरंजन जो है, ये लड़का स्कूल जाने वाला, पढ़ाई करने वाला, ये आज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। आज शेवटचा नागरिक शास्त्राचा पेपर, आज इसका अंतिम पेपर था, लास्ट पेपर था, जो सिविक्स का था। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र का पेपर था। तो झाला की संपलीच परीक्षा। ये पेपर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम एंड होने वाली थी, परीक्षा ख़त्म होने वाली थी। इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तीनही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र, इन तीनों का कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघडच, इसमें भी ये जो सिविक्स है, नागरिकशास्त्र, ये थोड़ा कठीण होता है। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। पढ़ाई करने के लिए हमेशा सुबह बैठना चाहिए। सुबह का जो टाइम होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है, क्योंकि मन शांत रहता है। ये जो सलाह इसके गुरुजी ने दी थी, भरसावड़े गुरुजी, ये निरंजन के गुरुजी है, शिक्षक है, इन्होंने ये जो सलाह दी थी कि पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, उचित समय है ये पढ़ाई करने के लिए, ऐसी सलाह इनके शिक्षक ने दी थी। ये सलाह बहुत ही उचित थी। ये सलाह
अगदी योग्य होता, मतलब ये सलाह बहुत ही योग्य थी. सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो. सुबह सुबह का जो टाइम होता है टवटवीत मतलब एकदम ताज़ा और शांत वातावरण में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है. शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळं ताजंतवानं बनलेलं असतं और हमारा शरीर भी पूरा आराम करने के बाद एकदम तरोताज़ा सा होता है. प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकतं और बहुत ही प्रसन्न वातावरण होता है. सुबह का जो टाइम होता है हम हमेशा देखते हैं कि बहुत ही अच्छा और शांत वातावरण होता है. दिन की शुरुआत होती है सुबह, मतलब बहुत ही शांत और खुशनुमा माहौल सा होता है सुबह, और इस वातावरण में हमारा मन भी फट से पढ़ाई में लग जाता है. बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है जब भी हम सुबह की पढ़ाई करते हैं. सुबह मतलब दिन शुरू होने का पहला जो टाइम है, ये टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. हवेत सुखद गारवा असतो, हवा में भी थंड सी होती है. दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असतं. कहीं दूर पर से हमें गानों की आवाज़ आती रहती है. भूपाळी मतलब क्या, भगवान के लिए जो गाया जाता है गाना, इसे भूपाळी कहते हैं. भूपाळी का आवाज़ या फिर कहीं तो रेडियो पर से जो भक्ति गीत लगा रहता है, सुबह रेडियो पर भक्ति गीत आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत यहाँ पर गाए जाते हैं रेडियो पर. ये भक्ति गीत, पसंदीदा भक्ति गीत की आवाज़ हमें दूर पर से सुनाई देती है. ऐसा खुशनुमा माहौल होता है सुबह. ते नसेल तर पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत साथीला असतंच. अगर ये आवाज़ नहीं रहती है तो फिर क्या रहता है, पंछियों का मधुर संगीत इसके साथ होता ही है. ऐसे बहुत ही अच्छे वातावरण में सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है. अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो. ऐसे ही बहुत ही अच्छे सुंदर से माहौल में आह्लाददायक वातावरण मतलब सुगंधित वातावरण में संस्कृत का एखादा श्लोक, मतलब संस्कृत का एक श्लोक जल्दी से पढ़ा जाता है, जल्दी से हमें ये याद हो जाता है. बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई सुबह होती है, ये लेखक को यहाँ पर बताना है. एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतं. एरवी मतलब कई बार जो हमें मैथ्स नहीं समझ में आता, ये जल्दी से समझ में आता है. त्याची रीतही लक्षात राहते और इसकी टाइप, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके स्टेप्स भी हमें अच्छे से याद हो जाते हैं. हाँ, निरंजनचा अनुभव, ये सभी अनुभव किसके हैं, ये निरंजन के अनुभव है सुबह की पढ़ाई के बारे में. ये सभी अनुभव निरंजन ने शेअर किए हैं. त्यामुळेच भडसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे. इसीलिए भडसावळे गुरुजी ने जी की ये सलाह उसे बहुत मौल्यवान लगती थी. मोलाचा वाटे मतलब मोलाचा मतलब मौल्यवान लगती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी. निरंजन की गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती. ये जो भडसावळे गुरुजी है इसके, निरंजन के, इन पर इसकी बहुत श्रद्धा थी, बहुत मानता था इनको. ये इन गुरुजी पर निरंजन को बहुत अटूट विश्वास था. अपार श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास था इन पर. तसं गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं. वैसे ही निरंजन पर भी गुरुजी बहुत प्यार करते थे. तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही. ये उनका बहुत ही पसंदीदा छात्र था भडसावळे गुरुजी का. निरंजन तो जो था वो बहुत ही अच्छा और पसंदीदा छात्र था भडसावळे गुरुजी का, क्योंकि ये ऑनेस्टली पढ़ाई करता था. प्रामाणिकपणे मतलब ईमानदारी से काम करता था और पढ़ाई भी ईमानदारी से ही करता था. या जगात त्याचं असं कोणीच नव्हतं. इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, जैसे उसका कोई नहीं था. दूरदूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा. इस दुनिया में उसका मतलब ऐसा कोई नहीं था. वह चिपळूण के पास एक उपनगर में एक दूर की उसकी मौसी है, इसके घर में ये रहता था. दूर की मौसी के घर में रहता था, मतलब दूर की रिश्तेदार थी ये मौसी, उसके घर में ये रहता था. चिपळूण शहर के उपनगर में ये रहता था. गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं. ये जो घर था गांव के कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के तल पर इनका घर था. इनकी मौसी का घर था, निरंजन की मौसी का घर था. आई वडील लहानपणीच वारले. निरंजन के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे. काही दिवस मामा ने संभाल केला. कुछ दिन उसके मामा जी ने उसका पालन पोषण किया. मामा ने संभाला उसे कुछ दिन तक, क्योंकि माता पिता तो नहीं थे. माँ और पिताजी का देहांत होने के बाद इसके मामा जी ने इसको संभाला आणि मग कामासाठी चिपळूणला आणलं.
तो फिर इसने क्या किया, फिर उसको काम करने के लिए इसे चिपळूण भेज दिया. या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तोही मुंबईला निघून गेला, तो कायमचाच. और मामा ने इस मौसी के पास मुझे रखा और मामा भी मुंबई को चला गया, तो वो हमेशा के लिए चला गया, फिर वापस ही नहीं आया. इसके जो मामा होते हैं वो हमेशा के लिए चले जाते हैं मुंबई को, जिन्होंने उसे बचपन से संभाला था माता पिता का देहांत होने के बाद. जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. ये जो मामा जी थे, ये मुझे जाते वक्त एक बहुत ही अच्छी सलाह उन्होंने दी मुझे. क्या सलाह दी, देखिए. रडत बसू नको, रो मत, कभी भी रो मत. शेण गोठा वगैरह जी पड़तील ती सारी कामं कर. यहाँ पर तुम्हें जो काम मिले वो तुम करो. हर वो काम करो जो मतलब गोबर उठाना हो, गाय गोठा मतलब गाय जहाँ पर बंधी हुई रहती है ये साफ़ करना हो, कोई भी काम हो, जो भी काम हो तुम करो. मावशी देईल ते खा. मौसी जो आपको देगी वही तुम खाओ आणि इथंच राहा और यहीं पे रहो. मावशी तुला शाळेतही घालणार है. तुम्हारी ये जो मौसी है ये तुम्हें स्कूल में भी बिठाने जा रही है, मतलब स्कूल में भी तुम्हारा दाखिला करेगी. तुम यहीं पर रहो. ऐसा ये कहते हैं कि बचपन से अभी तक मैंने तुम्हें संभाला, लेकिन अभी तुम्हें यहीं रहना है, अपनी मौसी के साथ रहना है. ऐसा कहकर ये मामा जी उसको यहाँ पर छोड़ जाते हैं मौसी के घर पे. मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही. मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. इसके मामा जी जो चले गए वो फिर से कभी वापस ना आए, लेकिन ये जो छोटा सा निरंजन था वो अपने मौसी के घर सब कुछ काम करता था ऑनेस्टली. प्रामाणिकपणे मतलब ऑनेस्टली ये काम करता था, ईमानदारी से सभी काम करता था. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं मतलब सबके साथ इसने अपना व्यवहार अच्छे से कर लिया, मतलब सबसे अच्छी तरह से पेश आता था. आणि शाळेत नाव दाखल केलं और इस तरह उसने स्कूल में दाखिला किया. मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. ये जो मौसी है इसकी दूर की रिश्तेदार, ये मौसी की हालत भी बहुत ही मतलब सामान्य थी, इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. यथातथा मतलब सामान्य थी. इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कॉमन थी, जनरल थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी. इसकी वजह से निरंजन ने क्या किया, वार लावून जेवू लागला. मतलब पहले कैसे होता था कि गांव में जो रिश्तेदार होते हैं या फिर हमारे पहचान के लोग होते हैं, ऐसा पहले करते थे लोग कि उनके घर पर एक एक दिन करके मेहमान बनकर खाना खाने के लिए जाना, उसे कहते हैं वार लगाना. वार मतलब डेज़. अभी मंडे को एक के घर गए, ट्यूसडे को एक के घर गए, ऐसे मेहमान बनकर खाना खाने के लिए जाना. ऐसे निश्चित किया जाता था कि कौन से दिन किसके घर पर जाना है और उनको पहले ही बता दिया जाता था कि मैं आपके घर इस डे को आऊँगा, उस डे को आऊँगा, ऐसे बताया जाता था. ऐसे पहले किया जाता था. जो बच्चे अनाथ होते थे, गरीब थे, जो जिनको खाने के पैसे नहीं थे लेकिन पढ़ना चाहते थे, ऐसे बच्चों को ये वार लगा दिए जाते थे. ऐसा खाना खिलाया जाता था वार लगाकर, डेज़ लगाकर. दूसरों के घर पे मेहमान बनकर जाके खाने का ऐसे होता था पहले के दिनों में. तो इनकी परिस्थिति भी मतलब इनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी. तो निरंजन ने क्या किया था, ये वार लगाकर खाना खाने लगा. पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले. पहले ही साल उसकी पढ़ाई में जो प्रगति है ये उन्होंने देखी. भडसावळे गुरुजी ने उसकी पढ़ाई देखी और पढ़ाई में जो उसकी प्रगति है ये प्रगति देखकर भडसावळे गुरुजी ने ही थोरा मोठ्यांच्या घरी मतलब महान व्यक्तियों के घर पर इसको खाने के लिए मतलब वार लगा दिए. दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा, मग तिथून शाळेत. हर रोज़ किसी ना किसी के घर दोपहर के टाइम पर निरंजन मेहमान बनकर खाना खाने के लिए जाने लगा. और फिर वहाँ से ये स्कूल जाने लगा, मग तिथून शाळेत मतलब स्कूल जाने लगा वहाँ से. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. और शाम को दोपहर का तो खाने का इंतज़ाम हो गया. भडसावळे गुरुजी ने बहुत सारे जो महान व्यक्ति थे इनके घर पर खाना खाने के लिए वार लगा दिए थे, लेकिन शाम का खाना तो उसे घर पर ही खाना पड़ता था. तो जो भी मौसी उसकी बनाती थी, जो भी उसे देती थी वो अच्छे तरीके से खाता था. जे काही मिळेल त्यावर राहायचा, जो भी मिलता था उस पर ये रहता था. सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. देखिए इसको कितना कष्ट था.
सब काम करके फिर ये पढ़ाई करता था, फिर भी क्लास में अव्वल था, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता था। इतनी अच्छी पढ़ाई कि इसके गुरुजी भी इसकी प्रशंसा करते थे। कितने कष्टों में इसका जीवन बीता। निरंजन, ये छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, वो दूसरों के घर पे रहकर दूसरों के घर पे मेहमान बनकर खाना खाने के लिए जाना, इतनी कठिन हालात में भी इसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। देखिए ये क्या इसके बारे में आगे क्या कहा है। ये सुबह जल्दी उठता था, घर के और गोठा के सभी काम करता था, और ये सभी काम ख़त्म करके, आटपून मतलब ख़त्म करके ये पढ़ाई करने बैठता था। गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा, गुरुजी पर इसको बहुत अटूट विश्वास था आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा, और परीक्षा में ये पहला नंबर लेकर आता था, बहुत ही अच्छे मार्क लेकर आता था। परीक्षा में इसे पहले नंबर मिलते थे हमेशा। त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे। इसका जो स्कूल का खर्चा था ये कौन करता था, सारा पैसा गुरुजी करते थे, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ाई में अच्छा था। किताबों को और नोटबुक्स के लिए जो भी पैसे लगते थे ये भडसावळे गुरुजी देते थे इसको। गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंतच मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन। भडसावळे गुरुजी ने इसको क्या कहा, जब तक तुम पहले नंबर से पास होते हो, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो, जब तक तुम्हारा नंबर अव्वल है, जब तक तुम प्रथम आते हो क्लास में, तब तक ही मैं तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, मैं तुम्हारे बुक्स और नोटबुक्स का खर्चा उठाऊंगा और तुम्हें खाना खाने के लिए वार भी लगा दूंगा। ऐसे उसके गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, मैं सारा खर्चा करता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही डट कर पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, नहीं तो फिर मैं ऐसे नहीं करूँगा। जब तुम पढ़ाई करना छोड़ दोगे तो मैं फिर ये कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ये कहते हैं गुरुजी। गुरुजींचे हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा। गुरुजी की ये कही हुई बातें ध्यान में रखते हुए ये बहुत कठिन तरह से अध्ययन करता था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता था, बहुत मन लगाकर पढ़ता था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं अव्वल ना आऊँ तो कहीं मेरी बुक्स और नोटबुक्स के खर्चा बंद ना हो जाए, मेरी ये हेल्प जो भडसावळे गुरुजी कर रहे हैं ये बंद ना हो जाए। इसके लिए वो बहुत डटकर मेहनत करके पढ़ाई करता था, सभी काम करके पढ़ाई करता था। देखिए कितना मेहनत से ये पढ़ाई करता है। आज नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। आज जब ये नागरिकशास्त्र की पढ़ाई कर रहा था, सिविक्स का अध्ययन कर रहा था, तो ये अध्ययन करते समय वो बहुत खुश था, मानसिक रूप से बहुत खुश था, मनोमन खुश था, मतलब मन ही मन ये बहुत खुश था, क्योंकि पिछले सभी पेपर अच्छे से हुए थे। आधीचे सगळे पेपर्स मतलब पिछले के जो पेपर्स थे, एग्ज़ाम थी, ये बहुत अच्छी तरह से गए थे, उसको ईजी गए थे, तो ये मन ही मन खुश था। नागरिकांची कर्तव्य कोणती, एक नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे, अच्छा नागरिक किसे कहा जाना चाहिए, किसे कहना है, लोकसभा म्हणजे काय, लोकसभा क्या है, ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कौन असतो, ग्रामपंचायत का मुखिया कौन होता है, प्रमुख कौन होता है, या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती। इन सारे सवालों के जवाब उसे बहुत अच्छी तरीके से आते थे। ये बहुत अच्छी तरह से इसने सारे सवाल याद किए थे। अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक, और ऐसे पढ़ाई करते करते ये जल्दी उठ गया था सुबह, तो ये पढ़ाई करते करते समय कब बीत गया इसको पता ही नहीं चला। निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला। निरंजन जल्दी से उठ गया, खड़ा हो गया। 9 वाजून गेले होते। घड़ी में उसने देखा तो 9 बज चुके थे। 10:30 की परीक्षा और 10:30 को एग्ज़ाम थी। 10:30 मतलब 10:30, 10:30 मतलब 10 and 30, 10:30 को इसकी एग्ज़ाम थी। त्याआधी देशमुखांकडे जायचं होतं। इससे पहले उसको कहाँ जाना था, देशमुख ये एक है, इनके पास जाना था। केवढं तरी लांब चालायचं होतं। दोपहर का खाना खाने के लिए जो वार लगाया गया था वो आज किसके घर पर था, देशमुख के घर पर था, तो इसको वहाँ पर जाना था, और इनका घर तो बहुत ही दूर था। केवढं तरी लांब चालायचं होतं। बराबर आवरून तो निघाला, इसलिए फटाफट से ये जल्दी हो गया और चलने लगा। पैकअप उसने कर लिया और ये चलने लगा, चला गया। तो आज इसका पेपर था, तो ये पैकअप करके सब पढ़ाई ख़त्म करके ये स्कूल जाता है। और नागरिक शास्त्र का इसका पेपर कैसे जाता है, आगे क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक सच्चा नागरिक होने के क्या कर्तव्य ये करता है, इसका पेपर कैसे जाता है, ये सभी
हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। आह्लाददायक वातावरण मतलब बहुत ही प्रसन्न वातावरण। अपार मतलब बहुत ज़्यादा। प्रामाणिकपणे मतलब ईमानदारी से। मोलाचा सल्ला मतलब बहुमूल्य सलाह। तो इस तरह से यहाँ तक का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।